बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा जो ऑल इंडिया लेवल पर फ़िक़ही इदारा है इदारतुल मबाहिसिल फ़िक़हिया, इसके तहत में 20वां फ़िक़ही इज्तिमा इदारतुल मबाहिसिल फ़िक़हिया जमीयत उलमा हिंद, ये 8 ता 10 रबीउल सानी यानी 1 ता 3 अक्टूबर बुध जुमेरात जुमा अभी हाल में जो हुआ, तो उसके तजावीज़ हैं। तजवीज़ पहली और 2 तजावीज़ यहाँ पर हुई हैं। पहली थी सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ हल तलब मसाइल। ये भी आप लोगों के लिए नए हैं, हम लोगों के लिए नए हैं तो आप लोगों के लिए बहर सूरत नए रहेंगे। इदारतुल मबाहिसिल फ़िक़हिया जमीयत उलमा हिंद के 20वें फ़िक़ही इज्तिमा में सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ हल तलब मसाइल के सिलसिले में बहस व तमहीज़ के बाद दर्ज झैल फ़ैसले किए गए हैं। नंबर 1, 3 दिन 3 रात की वो मसाफ़त जिसको बआसानी मुतवस्सित क़ुव्वत वाला आदमी मुतदिल इलाक़ों में साल के सबसे छोटे दिनों में तमाम ज़रूरियात शरइया व तबइया का लिहाज करते हुए पैदल चलकर या ऊँट की सवारी से तय करता है, वो शरई मसाफ़त सफ़र है। अरे समझे, मसाफ़त सफ़र जो 3 दिन की बोलते ना, वो 3 दिन को से कौन चलना, कब चलना, कितने घंटे चलना, ये सब जुज़ियात आ गए इसमें। बआसानी मुतवस्सित क़ुव्वत वाला, ठीक, कमज़ोर भी नहीं पहलवान भी नहीं, और मुतदिल इलाक़ों में, ज़्यादा गर्मी है चलना मुश्किल, सर्दी है उन इलाक़ों में भी चलना, मुतदिल इलाक़े साल के सबसे छोटे दिनों का एतबार करेंगे और तमाम ज़रूरियात शरइया व तबइया का लिहाज करते हुए, ज़रूरियात शरइया नमाज वगैरह हैं, तबइया खाना सोना क़ज़ा हाजत, इन सब का लिहाज करते हुए पैदल चलकर या ऊँट की सवारी से तय करता है, वो सफ़र, वो क्या होगी, सफ़र मसाफ़त शरई वो कहलाएगी। कितना चल सकता आप, तो हर आदमी चल के दिखाओ, आप बोलो, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो उसूल तय करना चाहिए। तो किलोमीटर के हिसाब से इसकी मकदार अक्सर अकाबिर के नज़दीक 77 किलोमीटर 248 मीटर बनती है। कितने? 77 किलोमीटर 248 मीटर बनती है। यही याद था आप लोगों को? क्या याद था? या 72 किलोमीटर? अरे क्या था? अब लड़ने लगे, अब तक 72 सुनते आए हम, अब 77 बोल रहे। अरे यही तो हो रहा है ना, जो फ़िक़ह में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो इज्तिहाद और दलाइल की रोशनी में ही कर रहे हैं। आप जो नया आ रहा है वो पढ़ने तैयार नहीं, आप जो सुना है वही सुनने तैयार हैं। तो ताहम बाज़ मुफ्तियान इकराम की राय के मुताबिक इसकी मसाफ़त 82 किलोमीटर 292 मीटर बनती है। बाज़ मुफ्तियान इकराम के नज़दीक 77 भी नहीं, 82 और 5 किलोमीटर आगे हो गए, 82 किलोमीटर फिर 296 मीटर बनती है, या उससे ज़ायद मकदार भी होती। और एक यहाँ पर तजवीज़ नहीं आई, लेकिन 4 मसाफ़त सफ़र जो आए हैं उस लिहाज से तो 109 किलोमीटर होती बास के नज़दीक, 99 मीटर, 109 नहीं 99 किलोमीटर होती बास के पास। तो 99 किलोमीटर तो अब सोच हो गए ना, अब सीधे सीधे। लिहाजा अगर कोई इस राय पर अमल करे तो इसमें भी मुज़ायक़ा नहीं है। हासिल क्या हुआ, अक्सर जो मसाफ़त, अक्सर मुफ्तियान इकराम के नज़दीक इस वक्त जो मसाफ़त सफ़र है वो क्या है, 77 किलोमीटर 248 मीटर, यानी 77 किलोमीटर गोया के, तब जाके बंदा मुसाफिर होगा। 72 किलोमीटर पे बंदा मुसाफिर नहीं होगा। एक जुज़िया है, ये बहुत अहम है। दूसरा जुज़िया है कि बर्री, बहरी, पहाड़ी और फ़िज़ाई असफ़ार का मेयार भी मसाफ़त सफ़र के बाब में 3 दिन 3 रात है। ये तो ऊँट से जाओ या पैदल जाओ, ये था ना ऊपर। अब समंदर में ऊँट से जाते या पैदल जाते? अरे समझे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर या तो कश्ती से जाएंगे या तो हवा पर से फ़्लाइट से जाएंगे। तो उससे कह रहे हैं बर्री, बहरी, पहाड़ी, फ़ज़ाई असफ़ार का मेयार भी मसाफ़त सफ़र के बाब में 3 दिन 3 रात है। अगरचे बहर और पहाड़ी इलाक़ों में किलोमीटर के हिसाब से तफ़ावत हो जाता है, लेकिन सहूलत के पेश नज़र हर किस्म के असफ़ार के लिए बर्री मसाफ़त को ही मेयार बनाना मुनासिब है। यानी यहाँ ज़मीन पे आप चलेंगे तो 3 दिन 3 रात आया था ना ऊपर, 3 दिन 3 रात मुतवस्सित क़ुव्वत वाला
मोतदिल इलाक़ों में साल के सबसे छोटे दिनों में तमाम ज़रूरियात शरइया और तबैया का लिहाज करते हुए पैदल चलेगा तो कितने किलोमीटर होंगे? तो अक्सर के नज़दीक 77 किलोमीटर है ना। तो समंदर में भी वैसे ही, समंदर में क्या है, अपने को चलना थोड़ी है, जहाज़ लगा दिए तो चलते रहता। अब फ्लाइट में बैठ के 1 घंटे में 1000 किलोमीटर चले आते। अरे समझे। तो यहाँ तो पैदल चलने, ऊँट पे चलने में घंटों लगेंगे, हवाई जहाज़ से जाने में 15 मिनट में कहीं के कहीं पहुँच जाते, 1 घंटे में कहीं से कहीं पहुँच जाते। तो वहाँ क्या करेंगे फिर? लेकिन अब हर जगह अलग अलग थोड़ी किलोमीटर बना लेते रहेंगे। तो अब फ्लाइट में बैठने के बाद एयर होस्टेस से पूछना कितने किलोमीटर आगे गया जहाज़, बोल के कहाँ से पूछ लेते रहेंगे। तो मुनासिब यही है कि जो बर्री मसाफ़त सफ़र है वही सब जगह के लिए मयार बनाना मुनासिब है। अलबत्ता दुश्वार गुजार पहाड़ी ख़ित्तों में सफ़र करने वालों को किलोमीटर के ज़रिए मसाफ़त सफ़र की तहदीद के लिए इलाक़े के मोतबर उलमा से रुजू करके अमल करना चाहिए। यानी पहाड़ी ख़ित्तों में बाज़ जैसे कश्मीर के इलाक़े हैं, आसाम के हैं, बाज़ ऐसे हैं जहाँ पर जाने के बाद आप गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ से घोड़े पे बैठ के या खच्चर पे बैठ के ऊपर ले जाते हो लोग। बाज़ खाना बदोश ऐसे रहते हैं कि उनको कोई गाड़ी, कोई बस, कोई रिक्शा रहता ही नहीं है, वहाँ पहाड़ी में से जाना रहता है ऊपर। तो वहाँ क्या हमारी सफ़र की मसाफ़त होनी चाहिए, वहाँ के उलमा से रुजू करके मालूम कर लें। नंबर 3, कोई शहर चाहे जितना बड़ा हो, अगर वो उर्फ़ी और क़ानूनी एतबार से एक शहर माना जाता है तो अगरचे एक जानिब से सफ़र शुरू करने के बाद दूसरी जानिब पहुँचने तक मसाफ़त सफ़र मुकम्मल हो जाती है, फिर भी उससे सफ़र शरई का तहक़्क़ुक़ ना होगा और कसर की रुख़्सत हासिल नहीं होगी। मसलन समझिए कि भाई हैदराबाद के एक कोने से दूसरे कोने को जाने तक 77 किलोमीटर हो जा रहे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बड़े शहर हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक कितना है वो किलोमीटर? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। आपका घर ये कोने में है, लेकिन आपको निकलना वो कोने से है, तो आप रिंग रोड से हो या किसी से भी निकलते हुए मुंबई के उस कोने में पहुंच गए, तो 80 किलोमीटर आ गए आप, लेकिन है मुंबई में। तो भाई 77 किलोमीटर पे मुसाफिर हो जाते ना आप, लेकिन यहाँ नहीं होंगे आप, शहर में ही आप, शहर से बाहर निकलने पे होंगे आप। समझे नहीं समझे? तो शहर का शहर में रहते हुए रुख़्सत सफ़र हासिल नहीं होगी। रुख़्सत सफ़र में सिर्फ खाली 4 रकात वाली नमाज, 2 रकात नहीं है। रुख़्सत सफ़र के जो नताइज हैं, अल्लामा शामी ने लिखा 7 अहकाम मुरतब होते हैं रुख़्सत सफ़र पर। तो इफ्ता में जाने के बाद मालूम होगा। तो खाली यहाँ सफ़र रुख़्सत ही पड़े हैं ना। नंबर 4, मसाफ़त शरई की इब्तिदा व इंतहा किसी भी शहर या आबादी की क़ानूनी व उर्फ़ी हुदूद से शुमार होगी, खा वो कोई छोटा शहर हो या दिल्ली और मुंबई जैसा बड़ा शहर। मसाफ़त सफ़र की शरई इब्तिदा व इंतहा यानी आपका सफ़र कहाँ से शुरू मानेंगे? आपका सफ़र शुरू मानेंगे शहर ख़त्म होने के बाद से, घर से शुरू मार नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें हमारे यहाँ पर हैदराबाद वगैरह में मेहदीपट्टनम से निकल के अगर हम टांडूर वक़ाराबाद तक पहुँचेंगे तो भी 70 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। लेकिन हैदराबाद का जो ग्रेटर हैदराबाद है उसके पार होने के बाद से शुमार किया जाएगा, तो वहाँ से 40 किलोमीटर ही होते, तो बंदा मुसाफिर नहीं होगा। अरे समझे, घर से शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि लिखा है कि इब्तिदा और इंतहा किसी भी शहर या आबादी की क़ानूनी और उर्फ़ी हुदूद से शुमार होंगे, वहाँ से तजावुज़ कर जाना आप, तब मुसाफिर शुमार। अब वहाँ से 77 किलोमीटर लगा लो, समझ गए भाई। आप अपने गांव के हिसाब से रख लो, भाई हमारा शहर आदिलाबाद है, निर्मल है, फ़लाँ है, तो हम घर से निकले तो मुसाफिर हैं, या आदिलाबाद और निर्मल से बाहर निकले तो मुसाफिर हैं। समझे नहीं समझे? नंबर 5, अगर 2 या चंद अलग अलग शहरों की आबादियाँ मुत्तसिल हो जाएँ और देखने में एक ही शहर मालूम होने लगें, जैसे अब हैदराबाद सिकंदराबाद, कोई फसल नहीं है, दोनों में एक ही हो गए, जबकि उर्फ़ और क़ानून की निगाह में उनकी अलग अलग हैसियत बाकी है। इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं दोनों जगह के एमएलए अलग रहते, बहरहाल उर्फ़न और क़ानून दोनों की अलग अलग हैसियत बाकी हो, तो महज़ इस ज़ाहिरी इत्तिसाल से 2 मुस्तकिल जुदागाना आबादियाँ एक शहर करार नहीं पाएंगी। तो मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी हैदराबाद से निकला और सिकंदराबाद के एरिया में दाखिल हो गया तो हैदराबाद पार हो गया अपन। समझे नहीं समझे? बल्कि अलग अलग ही रहेंगी और एक शहर के मुतय्यना हद से निकलते ही सफ़र का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तो अब इस लिहाज से हैदराबाद का कोई बंदा सिकंदराबाद पे पहुँचे स्टेशन पे, तो वहाँ से मुसाफिर है वो शख्स। अरे समझे? अब जैसे हैदराबाद से कोई बंदा निकले और शमशाबाद पे पहुँचे, लेकिन हैदराबाद कितना बड़ा वो भी तो देखना ना। अब सिकंदराबाद भी हैदराबाद में आ गया और उसकी मुस्तकिल हैसियत बाकी है या नहीं है, क़ानून वो भी देखना पड़ेगा। नंबर 6, ऐसे ही 2 शहर जिनके दरमियान पहले कभी मसाफ़त सफ़र थी और कसर का हुक्म था,
लेकिन आबादी बढ़ जाने की वजह से अब उन दो शहरों के दरमियान मसाफ़त सफ़र बाकी नहीं रही, तो अब कसर का हुक्म भी बाकी नहीं रहेगा। ये जुज़िये से ऊपर का मसला ख़त्म हो गया। दो शहर जिनके दरमियान पहले के भी मसाफ़त सफ़र थी और कसर का हुक्म था, लेकिन आबादी बढ़ जाने की वजह से अब उन दो शहरों के दरमियान मसाफ़त सफ़र बाकी नहीं रही, तो अब कसर का हुक्म भी बाकी नहीं रहेगा। अगर कोई मुसाफिर बस, ट्रेन वग़ैरह ज़मीनी सवारी के ज़रिए अपने वतन असली से बिल इख्तियार या बिला इख्तियार गुज़रे तो उसका सफ़र शरई बातिल हो जाएगा। अगर कोई बस, ट्रेन वग़ैरह ज़मीनी सवारियों के ज़रिए वतन असली से बिल इख्तियार या बिला इख्तियार गुज़रे तो उसका सफ़र शरई बातिल हो जाएगा और वो मुकीम हो जाएगा। अलबत्ता अब अपने वतन असली की फ़ज़ा से हवाई जहाज़ वग़ैरह फ़ज़ाई सवारियों से गुज़रने वाले का सफ़र शरई बातिल नहीं होगा। ये हिदायत में पढ़े होंगे आप लोग के अगर मुसाफिर सफ़र करते हुए अपने वतन असली पर से गुज़रता है तो फिर उसका सफ़र बातिल हो जाएगा। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर हमें जाना है मुंबई या दिल्ली या कहीं भी जाना हो, अब ट्रेन फिर वापस घूम के जाते हुए हमारे शहर से जाती है, हम ट्रेन में बैठे हैं, अरे समझे, तो अब हम हमारे शहर से ही गुज़रे वो ट्रेन, या नहीं तो मिसाल के तौर पर हम साल जमात में निकले, अरे अच्छे काम के लिए निकले ना, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो वापस जाते हम मुसाफिर हो गए हैदराबाद आने के बाद, फिर वापस जाते हुए ट्रेन जो है हमारे ही शहर से गुज़र रही है। तो अब मैं हैदराबाद आया तो मुसाफिर था, लेकिन अब वापस जाते हुए फिर ट्रेन हमारे शहर के स्टेशन पर रुकी या ना रुकी, लेकिन वहाँ से गुज़री, क्या हो जाएगा, मेरा सफ़र बातिल हो जाएगा। फिर मुझे मुस्तकिल सफ़र की नीयत करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़मीनी सफ़र में है, अगर हवाई जहाज़ में बैठे और हवाई जहाज़ हमारे गांव के ऊपर से गुज़रा तो मैं मुसाफिर से मुकीम नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि हवा में आप मुकीम नहीं हो सकते। नहीं, मैं हज की इकामत कर लेता हूँ तो इकामत की नीयत कर लेता हूँ। नंबर 8, उसूली तौर पर वतन इकामत सफ़र से बातिल हो जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में आइमे मसाजिद वग़ैरह की ज़रूरत के पेश नज़र यह कौल इख्तियार किया जा सकता है कि वो जाए मुलाज़मत जहाँ इंसान अहल-ओ-याल या साज़ो सामान के साथ रहता हो या वहाँ वतन बनाए बग़ैर मुस्तकिल क़ियाम की नीयत से हो, तो ऐसा वतन इकामत सफ़र शरई से बातिल नहीं होगा। लिहाजा सफ़र से वापसी पर इकामत की असरनो नीयत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अभी मसला समझ में नहीं आता। जब इमामत के लिए जाते ना कहीं पर, गांव छोड़ के गांव जाते, जैसे कि बहुत से आए हैं दूसरा गांव छोड़ के तो तब मालूम होता है कि भाई अब हम गांव जाते हैं तो आने के बाद इकामत की नीयत करना नहीं करना, हम मुसाफिर हैं क्या हैं। अगर कोई अपने वतन असली के अलावा दूसरा वतन बना ले, लेकिन पहले वतन असली को बिल्कुलिया छोड़ने का इरादा ना किया हो, तो पहला वतन असली बरकरार रहेगा, खा उसकी ज़मीन जायदाद वहाँ पर हो या ना हो। एक आदमी के दो वतन असली हो सकते हैं। नंबर 10, ऐसी बालिग औलाद जो बूद व बाश या कस्ब माश में अपने वालिद के ताबे ना हो, वो किसी मकाम को वतन बनाने या वतन असली को तर्क करने के सिलसिले में वालिद के ताबे नहीं होंगे। यानी अलग जीना है बेटे और अपना अपना कमा के खा रहे हैं, तो अब्बा तो वहीं हैं जहाँ पर गांव है, डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बेटा दूसरी जगह पर आ गया, तो अब कौन सा वतन असली आपका? बाप का जो है वही रहेगा या आपका अपना अलग शुमार होगा? भाई आप अपना अलग हो गए, अपनी कमाई है, अपना रहन सहन अलग हो गया, तो आप वालिद के ताबे नहीं हैं इस सिलसिले में, बल्कि ख़ुद उनकी अपनी नीयत मोतबर होगी। अलबत्ता वो बालिग औलाद जो रहन सहन, बूद व बाश और कस्ब माश में अपने वालिद के ताबे होकर रहती हो, वो वालिद के ताबे ही रहेगी। जैसे आप लोग हैं, बालिग हैं, लेकिन रहन सहन और कस्ब माश में आप वालिद के ताबे हैं, तो आप हैदराबाद को वतन असली में बनाने की नीयत कर लें तो भी नीयत का एतबार नहीं किया जाएगा। नंबर 11, वो तमाम ममालिक जहाँ मुस्तकिलन रिहाइश इख्तियार करना मुमकिन हो, वहाँ वतन के तौर पर मुस्तकिल रिहाइश की नीयत कर लेने से शरान वो वतन असली बन जाएंगे, चाहे वहाँ की शहरियत हासिल ना हो। जैसे यहाँ से लोग लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, कुवैत, सऊदीया जाते हैं, इरादा है मुस्तकिल यहाँ से रहना है बोल के, लेकिन शहरियत नहीं मिली वहाँ की आपको, लेकिन आपका इरादा वहीं रहने का, वहीं मरने का है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सऊदीया, लंदन, कुवैत, अमेरिका आपका वतन असली बन जाएगा, अगरचे कि वहाँ की हुकूमत आपको वहाँ का बाशिंदा न मानती हो। अगर सऊदी अरबिया के किसी शहर में कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर मुकीम हो और वह हज तमत्तो के लिए सफ़र करे और उम्रा करने के बाद अपने उस शहर में वापस जाए, तो इल्माम सही के पाए जाने की वजह से उसका तमत्तो बातिल हो जाएगा। इल्माम सही में चूँकि वापस आना नहीं है ना अपने शहर। यह सफ़र से मुताल्लिक़ तकरीबन 12 तजावीज़ थे। दूसरा जो तजवीज़ हुई, ऑनलाइन तिजारत और सरमायाकारी की शक्लों की तनक़ीह, इस मुताल्लिक़ तो
फ़ैसले जो हुए हैं उनमें से पहला फ़ैसला है किसी वेबसाइट पर अपना स्टोर खोल कर या अपना कोई चैनल ग्रुप बनाकर सामान की तशहीर करना, फिर आर्डर देने वाले को दूसरी जगह से मामला करके सामान भेजने की बात करना शरान एक वादा है जिसकी पासदारी फ़रीक़ैन पर लाजिम है। लेकिन चूँकि अभी यह मामला मुनाकिद नहीं हुआ, इसलिए फ़रीक़ैन में से हर एक को किसी नागुज़ीर सबब से वादा ख़त्म करने का इख्तियार होगा। अलबत्ता तशहीर करने वाले को चाहिए कि अपने स्टोर या अपने चैनल वगैरह में ये वजाहत कर दे कि सामान मार्केट से हासिल करके फ़राहम किया जाएगा और उसूल याबी पर मामला मुकम्मल समझा जाएगा। ये क्यों पेश आया कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएपों पे ग्रुप बना लेके बेहतरीन रुमाल आए हैं, बेहतरीन इतर आए हैं, बेहतरीन फला आए बोल के डालते रहते ना। बहुत से दूसरे सामान भी बेचते रहते लोग, उनके पास नहीं रहता हो। जैसे आप अभी ऐप खोलो, अमेज़ॉन खोलो, फ्लिपकार्ट खोलो, मीशो खोलो, बहुत से ऐप हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाता हो, लेकिन वो अमेज़ॉन के पास रहते नहीं वो चीज़ें, मीशो के पास या फ्लिपकार्ट के पास नहीं रहते, वो अपनी अपनी कंपनियों में, दुकानों में रहते। आप उस ऐप पे जाके देख के आर्डर करेंगे, वो खाली ऐड दिखाता, बस फ़ोटो रहती, तस्वीर रहती, वो तस्वीर देख के आप उसे क्लिक करेंगे, आर्डर अमेज़ॉन वाले को पहुंचेगा, तो वो फिर जाके असल जो मालिक है, काउंटर दुकान है या कंपनी है, उससे कांटेक्ट करता है, हमारे को ये चीज़ चाहिए, ये कीमत पर आपने लगाया था, ऐड दिया था, हमारे को ये चीज़ चाहिए, ये एड्रेस पे आप पहुंचा दो, पैसा आ जाएगा। तो अब अपना जो कमीशन रख लेना रख लेके वो उसको पहुंचा देता। और बाज़ मरतबा ऐसा रहता कि ये ख़ुद अपना नफ़ा जितना भी रख लेके दूसरे आदमी से अपनी ज़ात के लिए ख़रीदने की तरह ख़रीद कर वहाँ से पैसा उसको पहुँचा देता। तो ये शक्ल जो आजकल बहुत ज़्यादा राइज है, तो ये इजाज़त है इसकी। नंबर 2, ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान की तस्वीर देखने के बाद आर्डर देकर उसको मंगवाना जायज़ है। करेंसी की फॉरेक्स ट्रेडिंग की मुरव्वजा शक्लों में उमूमन जवाज़ की शर्तें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग शरान जायज़ नहीं, खा खुद करें या रोबोट वगैरह के ज़रिए से की जाए। इससे पहले यहाँ एक उस्ताद थे आपके ज़कीउद्दीन साहब, वो बोर्ड पर लिख के फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा समझाए थे आपको। आजकल ये आसान नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, लाखों करोड़ों रुपए हो तो कोई करता है, लेकिन शरान दुरुस्त नहीं है शक्ल। नंबर 4, नो कास्ट EMI। फ़ोन लेते हैं ना लोग, बहुत सारे EMI पे फ़ोन ख़रीदते हैं। नो कास्ट EMI की सहूलत से फ़ायदा उठाने की उस वक्त गुंजाइश है जबकि इत्मीनान हो कि वक्त पर किस्तें अदा कर दी जाएंगी। अलबत्ता प्रोसेसिंग फ़ीस लेने की सूरत में जवाज़ इस शर्त के साथ मुक़य्यद होगा कि वो फ़ीस मुतय्यन और वाजिबी हो, यानी इंटरेस्ट लेने की तरह उसूल नहीं होना वो। ठीक है भाई, इतना खिदमत करने का मुआवजा तो पड़ता लगता है, इसलिए प्रोसेसिंग फ़ीस दुरुस्त है। बाकी इतना तो गुंजाइश मिल गई कि हर मौलवी और हर आदमी जो है इस वक्त EMI पे फ़ोन लेने में मुब्तला है। अब हराम बोल के सबको हराम कार शुमार तो नहीं कर सकते, इसलिए EMI पे फ़ोन लेने की गुंजाइश मिल गई है, लेकिन आप लोगों को लेने की इजाज़त नहीं है। नंबर 5, मुरव्वजा म्यूचुअल फ़ंड्स में उमूमन जवाज़ की शर्तें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनमें सरमायाकारी से बचना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर किसी जगह काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हो जाए कि म्यूचुअल फ़ंड्स नाजायज़ कारोबार और बॉन्ड्स वगैरह से बचकर सिर्फ हलाल कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं, तो इनमें हस्बे शराइत सरमायाकारी की गुंजाइश है। अब सरमायाकारी के जो शराइत हैं, शेयर्स में ख़रीदने बेचने के जो शराइत हैं, उन शराइत का लिहाज रखते हुए म्यूचुअल फ़ंड में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन तहक़ीक़ के बाद। बहरहाल गुंजाइश तो है, समझिए।